हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम सैलरी के बारे में। देखिए, असेसमेंट ईयर 24-25 में बहुत सी चेंजेस आई हुई हैं, तो ऑफकोर्स नई वीडियोस आपके लिए लेकर आना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको हेड ऑफ इनकम पहला सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें पर्टिकुलरली बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कंसेप्ट वाइज और पर्टिकुलरली पार्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले पार्ट में आपको सैलरी का कंसेप्ट बताया जाएगा, डिटेल कंसेप्ट बताया जाएगा, सैलरी है क्या, इसमें क्या करोगे, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या होगा, और इसके अलावा अलाउंसेस के बारे में बात की जाएगी जनरली। तो इस पहले पार्ट में सैलरी का कंसेप्ट होगा और अलाउंसेस के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, और अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ आपको करवाया जाने वाला है और डिटेल में आपको बताया जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, देखिए, अगर हम इनकम टैक्स के अंदर सैलरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो ये सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है हमारा। इनकम टैक्स में जनरली 5 हेड ऑफ इनकम आते हैं, तो सबसे पहला हेड ऑफ इनकम हमारे पास सैलरी है। सैलरी हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जिसमें एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को क्या देता है, कुछ सर्विसेज देता है और उसके बदले में एम्प्लॉयर या उसकी कंपनी उस एम्प्लॉय को कुछ पैसे देती है, जो एक सैलरी की तरह मिलते हैं किसको, एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, एक सैलरी ही होती है, राइट। तो अब वो जो वर्ड सैलरी है ना, वो अकेला सैलरी नहीं रहता, मतलब वो इस सैलरी को टैक्सेबल कैसे करना है, यानी सैलरी एक अलग वर्ड है और टैक्सेबल सैलरी एक अलग वर्ड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इनकम टैक्स के अंदर हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं टैक्सेबल सैलरी क्या होगी हमारी। सैलरी इनकम अलग बात हो गई, टैक्सेबल सैलरी इनकम क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो या किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो, वो आपको ये कह देता है कि ठीक है जी, हम आपको 20,000 पर मंथ दे दिया करेंगे। अब वो 20,000 पर मंथ ही सिर्फ आपको मिलता है? नहीं, उसके अलावा कई बार आपको बोनस दे देते हैं बहुत अच्छा काम करने पर। कई बार आप कंपनीज की स्केल बढ़ा देते हो तो आपको कमीशन भी दे दिया जाता है। कई बार आपके जो खर्चे हैं वो आपका एम्प्लॉयर बियर कर देता है, तो उसके फॉर्म में आपको अलाउंसेज या परकेसेट मिल जाते हैं, जो सैलरी के अंदर ही आते हैं। यानी ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो एज एन एम्प्लॉयर, मतलब जो एज एन एम्प्लॉई आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं। अब प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी आपका एम्प्लॉयर ही क्या करता है, आपके लिए करता है, ताकि आपको रिटायरमेंट में बेनिफिट हो सके। अब प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेट कर रही हैं? सैलरी से। सैलरी से क्यों रिलेट कर रही हैं? क्योंकि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रही हैं वो सारी चीज़ें। तो जिसमें भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप आएगा, मतलब जिस चीज़ में भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाएंगे, उस चीज़ को हम सैलरी इनकम में डाला करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, कितनी है, क्या वो सैलरी के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस पूरे सैलरी चैप्टर के अंदर। तो अब आप ज़रा देखिए ज़रा कि सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया है। अब उस फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी दिया है, जो मैंने आपको बताया ना कि 20,000 पर मंथ आपने फिक्स कर दिया, तो वो आपके लिए फिक्स सैलरी हो गई कि इतनी तो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलेगी ही मिलेगी, इतनी तो आपको पर मंथ हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। तो दैट इज़ योर बेसिक सैलरी, दैट इज़ योर फिक्स सैलरी। इसके बाद कई बार डीएनएस अलाउंस होता है कि कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंडियन कंट्री में इन्फ्लेशन आती जाती रहती है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे देता है इन द वे ऑफ कैश, इन द वे ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, कि वो उस इन्फ्लेशन को भी मेट कर सके आसानी से, राइट। क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एम्प्लॉय की मदद करें कि कहीं पे उसको कोई मुश्किल ना हो रही हो। अगर वो हमारी कंपनी को कुछ दे रहा है तो हम भी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करें, तो कई बार डीएनएस अलाउंस उनको मिलता है। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो अगर बहुत अच्छा काम किया है एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के लिए, तो बोनस भी दे दिया जाता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर, एक जो है एम्प्लॉयर, वो अपने एम्प्लॉय को क्या दे देता है, बोनस भी दे देता है। सेल बढ़ाने के सेल अगर अच्छी बढ़ गई है, एम्प्लॉय की वजह से बढ़ी है, तो एम्प्लॉय को उसके पीछे फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का क्या मिल जाता है, कमीशन भी मिल जाता है आपको। ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेज हैं, बहुत सारे पर्केसेट्स हैं जो एज अ बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे।
एंड देन उसके बाद जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात आती है तो उसमें कई बार पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, इन सब टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने फॉर्मेट बना के दिया है ना, ये जर्नल फॉर्मेट है, ये बेसिक फॉर्मेट है, ये जस्ट रफ फॉर्मेट आप कह सकते हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो सबसे पहले सैलरी चैप्टर को समझने के लिए, कि ये सारी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे ना तब जाकर हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ग्रॉस सैलरी बोला अभी मैंने, ग्रॉस से नेट जाने के लिए मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो लेस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जब हम ग्रॉस सैलरी पे पहुंच जाते हैं ना, तब आपको सरकार की तरफ से आपकी सैलरी इनकम को कम करने के लिए क्या दे दी जाती हैं, कुछ डिडक्शंस दे दी जाती हैं। और वो डिडक्शंस में सबसे पहले फ्लैट डिडक्शन आपको दे दी जाती है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 50,000 की डिडक्शन आपको दे दी जाती है, लेकिन न्यू बजट के अनुसार अब ये डिडक्शन 75,000 हो चुकी है, लेकिन आपके AY 24-25 के लिए ये 50,000 ही अभी अवेलेबल है। उसके बाद कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस जो ऊपर टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आता है, उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है, पार्शियल डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो वो आपने देख लिया कि नीचे किस तरीके से मिलेगी, इसके बारे में भी आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज प्रोफेशनल टैक्स। अगर प्रोफेशनल टैक्स या किसी भी तरह का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, तो वो भी इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एज अ डिडक्शन आपकी ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाएंगी और आपको मिल जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी। पहले तो अब यही समझना ज़रूरी था ना कि टैक्सेबल सैलरी मतलब हम किस सैलरी को लेने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो समझना है। अब ये जो टॉपिक्स मैंने बोले ना सारे, इन सभी को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हम एक ही चीज़ करेंगे। सबसे पहले अलाउंसेस क्या है, अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे, अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी को समझेंगे और अलाउंसेस के प्रैक्टिकल्स के साथ उसको एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, सैलरी की डेफिनेशन में क्या आता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है। सैलरी में जो हमने टैक्सेबल सैलरी क्या होती है वो तो समझ लिया। नॉर्मली सैलरी का मतलब क्या होता है, वेजेस, अगर आप समझ रहे हो तो वेजेस भी इसमें आ जाएगा, एनओटी है तो वो भी इसमें आ जाएगी, ग्रेचुटी का मतलब भी सैलरी ही माना जाएगा, फीस कमीशन का मतलब भी सैलरी माना जाएगा, अगर आपने एडवांस में आपको कोई पैसा मिला है सैलरी की फॉर्म में तो वो भी आपकी सैलरी माना जाएगा। कोई भी पेमेंट आपको, सपोज आपको छुट्टियां दी गई थी पर आपने वो छुट्टियां ली नहीं, तो खुश होकर आपको उस लीव के जो लीव्स आपने नहीं ली हैं उसके पैसे भी मिलते हैं, उसको लीव सैलरी बोला जाता है। तो वो रिटायरमेंट पे आपको वो पैसा मिलता है तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो जो मैंने ऊपर बात करी है ना, उन्हीं को थोड़ा सा निचोड़ कर यहाँ बताया गया है और कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से बात करते हैं अलाउंसेस के बारे में, जिसके बारे में हम जनरली यहाँ बात करने आए हैं। देखो अलाउंसेस जनरली क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। अब जैसे एम्प्लॉय का कोई पर्सनल खर्चा कह लो, या फिर कोई एम्प्लॉय ऑफिस की कोई ड्यूटी निभा रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा लगने वाला है, तो उसको मीट आउट करने के लिए, उसको मेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, तो वो मॉनेटरी बेनिफिट क्या माना जाएगा, अलाउंस माना जाएगा। अब ये जो अलाउंस है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। जनरली अलाउंसेस 3 तरह के आते हैं, फुली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस और एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी ऑप्शनल रिजीम के अंदर, जिसका नाम क्या था, ओल्ड रिजीम। हमने बेसिक कंसेप्ट में समझा हुआ है इन चीज़ों को। अगर आपको नहीं पता है ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के बारे में, तो पहले बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से समझ आइएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर हम ओल्ड रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो हमारी पहले होती थी टैक्स, जिसको मतलब हम पहले यूज़ करा करते थे, उसमें क्या क्या हमारे पास टैक्स कौन कौन से अलाउंसेस होते थे। उसमें हमारे पास फुली टैक्सेबल जो अलाउंसेस होते थे ना, उसकी एक लिस्ट दी जाती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फुली टैक्सेबल का मतलब क्या होता है। देखिए फुली टैक्सेबल का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, वो सारी ही अमाउंट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा सर वो टैक्सेबल कैसे हुआ, टैक्सेबल का मतलब उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। यस, उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, बट सुनो, ये नहीं कि उसके ऊपर ही अकेला टैक्स लगेगा। मेरे कहने का मतलब है, अब अपने आप सोचो कि अगर आप उस स्पेसिफिक अमाउंट को सैलरी में ऐड करोगे
तो जितनी भी सैलरी मतलब जितनी अमाउंट भी ऐड करते जाओगे उतने से सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा सैलरी टोटल में बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा अमाउंट आपकी होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा अमाउंट आपकी सैलरी की होती जाएगी उतना वो बेसिक स्लैब रेट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा चली जाएगी, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टैक्सेबल का मतलब क्या है, सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा कि नहीं। तो फुली टैक्सेबल का मतलब है मैंने आपको 10,000 रुपये दिए तो 10,000 के 10,000 आप सैलरी इनकम में डाल दोगे, सैलरी इनकम में वो चीज़ ऐड हो जाएगी, सारा का सारा पैसा। अब वो अलाउंसेस कौन कौन से हैं, उसमें सर्वेंट अलाउंस आता है, वार्डन अलाउंस आता है, एंट्रीम अलाउंस आता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आते हैं, टिफन या लंच अलाउंस आता है, डियरनेस अलाउंस आता है, एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट, ओवरटाइम, ट्रांसपोर्टेशन, मैनी अदर कैश अलाउंस। सर इनको याद कैसे रखें, नाम तो पता चल गए, इनका मीनिंग ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना मैटर नहीं करेगा। पर सर इसको याद कैसे करें, तो बता देता हूँ। आपने एक वर्ड लिख लेना है, स्विफ्ट डिपोर्ट। एस फॉर सर्वेंट हो गया, डब्ल्यू फॉर वार्डन हो गया, आई फॉर एंट्रीम हो गया, एफ फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हो गया, टी फॉर टिफिन या लंच अलाउंस हो गया। अब डी पोर्ट, डी ई, तो डी फॉर डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, ई फॉर एंटरटेनमेंट हो जाएगा, देन उसके बाद पी फॉर प्रोजेक्ट अलाउंस हो जाएगा, और ओ फॉर ओवर टाइम अलाउंस, और टी फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए। यानी अगर कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैं, डेफ या डम्ब वाले, उनको इस कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, उनको इन कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, उनको कुछ एग्जेम्पशन दी गई है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि स्विफ्ट डिपोर्ट नाम से अगर आप सारे अलाउंसेस को याद रख लोगे तो काफ़ी हद तक नाम इसमें क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये लिस्ट अभी इतनी नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे और अलाउंसेस आएंगे जो आपको पता नहीं होंगे, पर इतना मेरी मान के चलिएगा, अगर आप पार्शियल और एग्जेम्पशन वाले अलाउंसेस को देख जाते हो ना, तो जितने उसके अलावा बच जाएंगे वो सारे ही टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड रिजीम के बारे में, ऑप्शनल रिजीम के बारे में, अभी मैं न्यू के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी ये ओल्ड की कहानी चल रही है। तो ओल्ड में क्या था, पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस आए थे उसके बाद जी। अब देखो मैंने पार्शियल का मतलब क्या समझ रहे हो पहले, यहाँ पे देखो पार्शियल का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको अगर 10,000 रुपये दिए, अब 10,000 में से 5,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इट मीन्स पार्शियल यानी कुछ हिस्सा टैक्सेबल हो गया, मतलब कुछ हिस्सा सैलरी में ऐड हो गया और कुछ हिस्सा मैंने एग्जेम्प्ट करवा लिया या एग्जेम्प्ट हो गया मुझे। तो सैलरी इनकम में पूरा 10,000 नहीं गया ना, उसमें से 5,000 गया, तो इसका मतलब पार्शियल टैक्सेबल है वो चीज़। तो ऐसे ही HRA हाउस रेंट अलाउंस आता है, स्पेशल अलाउंसेज इसमें आते हैं जिनको डिटेल में आगे हम स्टडी करेंगे। अब देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, ये पहले पार्शियल कैटेगरी में होते थे, पर नई रिजीम के अंदर इनको डाल दिया गया है टैक्सेबल वाली कैटेगरी में। अभी बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। अब ये तो आपने कैटेगरी देखी कि सर फुली टैक्सेबल, पार्शियल टैक्सेबल, जिसमें HRA आ गया, स्पेशल अलाउंसेज आ गए कुछ। ये जो मैंने चिल्ड्रन और हॉस्टल को अलग से लिखा है ना, एक्चुअली में ये स्पेसिफाइड लिमिट वाली कैटेगरी में ही आते हैं, स्पेशल अलाउंसेस की डिटेल कैटेगरी में ही आते हैं। पर ये मैंने क्यों अलग लिखे हैं, अभी इसका मकसद आपको आगे जाकर पता चलेगा। अब देखो एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन से हैं। देखो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है कि अगर हाई कोर्ट के जज को कोई अलाउंस मिल रहा है तो आफ्टर ऑल यार भाई वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी वो गवर्नमेंट का मेन एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को कभी भी कोई अलाउंस टैक्सेबल नहीं होने वाला। अगर आपको UNO पे यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ के आप एम्प्लॉई हो और वहाँ से आपको कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होने वाला। और अगर आपको अपनी कंट्री से बाहर, मतलब इन शॉर्ट कोई अलाउंसेस हमारी कंट्री में से किसी ऐसे पर्सन को इंडिया के बाहर दिए जा रहे हैं, तो एज ऑलवेज आउटसाइड इंडिया कोई अलाउंसेस अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं माने जाएंगे। तो ये 2-3 है, ये तो याद हो जाएंगे और ये भी आपको क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पार्शियल और एग्जेम्प्टेड की, वो तो हमें पता चल गए। अगर वो हमें पता चल गए तो जो बाकी मैंने आपको टैक्सेबल वाली कहानी बताई है, तो जितने भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, मैरिज, प्लानिंग, स्पेशल अलाउंसेस, वो सारे टैक्सेबल अलाउंस में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी याद करने के लिए आप स्विफ्ट डिपोर्ट नाम की चीज़ को याद कर सकते हो, नाम वर्ड वाले वर्ड को याद रख सकते हो, उससे आपको फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, राइट। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो ओल्ड रिजीम की बात हो गई। नई रिजीम में क्या हुआ, अब ध्यान से देखो। नई रिजीम में ये दिख रहा है आपको, HRA के ऊपर कट लग गया, चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर कट लग गया, हॉस्टल एजुकेशन के ऊपर कट लग गया। सर ऐसा क्यों? पहले क्या होता था ओल्ड रिजीम के अंदर, HRA में कुछ एग्जेम्पशन मिलती थी, वो अब चली गई,
वो नहीं मिलती अब आपको। यानी अगर आप आज की डिफ़ॉल्ट रिजीम यानी नई रिजीम में आ गए हो तो एचआरए की कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। नहीं, ये जो एचआरए अब आप देखो कहाँ पे डाल दिया गया, इसको फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी ये यहाँ सेकेंड लाइन से हटकर पहली लाइन में आ चुका है। ऐसे ही चिल्ड्रन और हॉस्टल अलाउंस भी आ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि पहले क्या होता था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता था ना, जो उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिलती थी कि एक एम्प्लॉयर ने सपोज एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको कोई पर मंथ अलाउंस देना शुरू कर दिया। उसने जितना भी अलाउंस दिया है, चाहे एक बच्चे को दिया, चाहे 2 बच्चों को दिया, चाहे 3 बच्चों को दिया, एग्जेम्पशन मिल जाती थी एम्प्लॉय को। कितनी? अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करोगे तो 100 रुपीज़ पर मंथ एक बच्चे के लिए, उसको मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, मतलब इन शॉर्ट 100 रुपये एक बच्चे का मिलता था उसको, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 200 रुपये उसको मिल जाते थे एग्जेम्पशन के लिए। यानी अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को 400 रुपये दिए हैं एज एन पर मंथ 2 बच्चों के लिए, तो 2 बच्चों के लिए 200 रुपये पर महीना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटू 12 करके आपको साल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पहले ना एग्जेम्पशन मिलती थी, अब नहीं मिलती है। ऐसे ही हॉस्टल का हो गया। लेकिन अब रुको, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, मैंने आगे समझाना है इन चीज़ों को, चिंता मत करो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले ये चीज़ें पार्शियल में चली गई, अब ये टैक्सेबल, पहले ये पार्शियल में थी, अब ये टैक्सेबल फुली हो चुकी हैं। पहले बस इतना सा पर्पस बताना था, मैंने वो बता दिया। अब थोड़ा डिटेल पर्पस पे आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारा एचआरए। जो पहले ओल्ड रिजीम के अनुसार जो हमें एग्जेम्पशन मिलती थी वो क्या मिलती थी सर, ये बता दीजिएगा। तो पहले जो एग्जेम्पशन मिलती थी वो बात करूंगा मैं, अब वो एग्जेम्पशन बताऊंगा मैं, लेकिन नई रिजीम में ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। यानी अगर मैंने आपको 50,000 रुपये का पूरे साल में एचआरए दिया तो वो पूरा का पूरा 50,000 सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये आज की कहानी है। लेकिन पहले ओल्ड रिजीम अगर आप, यानी आज भी अगर आप ओल्ड रिजीम यानी ऑप्शनल रिजीम में चले जाते हो तो एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। पर क्या मिलेगी एग्जेम्पशन, ज़रा देखिए। एचआरए में अगर आप मेट्रो सिटी में आते हो या फिर अदर सिटी में आते हो, 2 केसेस बन जाते हैं। एग्जेम्पशन आपको मिलेगी कि इन 3 लिमिट्स जो मैंने आपको नीचे 3 लिमिट्स दी है ना, इन 3 लिमिट्स में आपने आंसर निकालना है, और जो भी आंसर सबसे कम होगा, जिसका जिस लिमिट का भी आंसर सबसे लीस्ट होगा, सबसे लोअर होगा, वो आपके एचआरए की टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा, और जितना रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले अब आप देखो ज़रा मेट्रो सिटी को। अब मेट्रो सिटी भी सरकार ने बता दिया कि कौन सी मेट्रो सिटी है, इसके अलावा कोई आप अपने अकॉर्डिंग मेट्रो सिटी मत लेने लग जाना। तो DKMC, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, DKMC इज़ योर मेट्रो सिटी। इन चारों के अलावा आपकी कोई मेट्रो सिटी नहीं है, उसको अदर सिटी में ही डाला जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटी में आते हो तो आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी सबसे पहले, अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो। तो इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट आएगा वो आपका माना जाएगा, मतलब वो लेस कर दिया जाएगा टोटल वैल्यू में से। बात बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखो एचआरए रिसीव, यानी जितना एचआरए मिला या तो वो लिख लो। नंबर 2, जितना रेंट पे हुआ है उसमें से सैलरी का 10% माइनस कर दीजिएगा, वो निकाल देना। और नंबर 3, सैलरी का 50% यहाँ पे लेना है। तो तीनों लिमिट में आप ध्यान दो कि एचआरए कितना मिला, रेंट पेड में से सैलरी का 10% माइनस कर देना, और तीसरा लिमिट है आपके लिए सैलरी का 50%। दूसरी तरफ जरा देखो कि पहली 2 लिमिट सेम नज़र आ रही हैं आपको, यस। और तीसरी लिमिट में बस चेंज आएगा कि उसमें 50 की बजाय 40% लिखा गया है, बाकी सारी सेम चीज़ है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए एक प्रैक्टिकल लिखा हुआ है मैंने नीचे, लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है ना सैलरी का 40%, सैलरी का 10%। अब वो सैलरी का मतलब जानिएगा ज़रा। यहाँ पे सैलरी का मतलब है यहाँ पे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब जो मैंने ऊपर आपको वो दे दिया ना बना के, अब देखो हुआ ना फ़ायदा। यहाँ पे वो बेसिक सैलरी लेना है आपने उसमें, यानी उस फॉर्मेट में जो भी बेसिक सैलरी होगी वो उठा लेनी है। जितना भी डेयरनेस अलाउंस होगा उसमें से जो एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा ना, वो ले लेना है आपने, वो वाला इसमें ऐड कर देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सेल के ऊपर
फिक्स्ड परसेंटेज अगर आपको कमीशन मिला होगा ना तो वो भी इसमें ऐड कर देना है। मैंने ध्यान से सुन लो, सेल के ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज टर्नओवर अगर से फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन अगर आपको मिला होगा तो वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये तीन चीज़ें, HRA कितने नंबर का है 3, HRA, तो तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है आपने। तो दैट्स इट, ये तीनों को जब आप ऐड कर दोगे आपको सैलरी मिल जाएगा और इसका ही 10% करना है, इसका ही आपने 50 या 40% करना है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। अब मिस्टर सचिन यानी मैंने अपने एम्प्लॉयर से कुछ चीज़ें रिसीव करी जिसमें से मुझे उसने सैलरी दी है हर महीने की 40,000। डेयरनेस अलाउंस मुझे एम्प्लॉयमेंट यानी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिल गया जो कि 6,000 रुपये एक महीने का है। कमीशन उसने मुझे पूरे साल का 50,000 दिया है। HRA मुझे मिला है 15,000 रुपये एक महीने का। इसका मतलब 12 महीने का मिला के मुझे कितना बन गया, 1,80,000 बन गया। तो इसके नीचे लिखा गया है कि आपने ऑप्शनल रिजीम लेनी है, यानी HRA की एग्जेम्पशन निकाल के हमें बताना है कि टैक्सेबल HRA कितना बनेगा। और एज्यूम करिएगा कि जो सचिन है उसने अपना रेंट कानपुर सिटी में, कानपुर के एक अकोमोडेशन में कितना पे किया है, 16,000 रुपये पर महीना। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए इसको करना कैसे है। आपके सामने लिखा है कि सबसे पहले मुझे HRA मिला कितना, सर 1,80,000, 15,000 रुपये इंटू 12 करके 1,80,000 मुझे मिल गया। अब उसमें मैंने जो 3 लिमिट बताई थी वो कौन सी लगेंगी, अदर सिटी वाली के मेट्रो वाली, सर अदर वाली। क्यों, कानपुर मेट्रो सिटी नहीं है। तो सबसे पहले HRA कितना मिला वो लिख लिया मैंने। दूसरे नंबर पे रेंट जितना पे करोगे जो कि कितना था 16,000 रुपये, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और सैलरी का 10%। सर ये सैलरी कहाँ से आया, ज़रा देखिए नीचे, सैलरी और इन केस ऑफ HRA आपको मैंने ऊपर बेसिक सैलरी के बारे में बताया था, वो ऐड कर दिया, डेयरनेस अलाउंस ऐड कर दिया, पर कमीशन मैंने ऐड नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड परसेंटेज नहीं था, इस वजह से। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करके इंटू 12 कर दिया, जो आंसर आएगा उसका 10% कर दिया और 10% को मैंने ऊपर रेंट पेड में से माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, सेकंड कंडीशन का भी आंसर मिल गया। ध्यान देखो कि रेंट पेड आपने निकाल लिया, उसमें से सैलरी का 10% और सैलरी क्या है नीचे 5,52,000 आया था ना, उसका 10% कर दिया और रेंट पेड में से उसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको लिख लिया बाहर। और आखिरी वाला क्या करना है, सैलरी का 40%, जो सैलरी निकाली है उसी का दोबारा से 40% कर देना, वो आपको आंसर मिल जाएगा। और इन तीनों में से जो सबसे कम है जो कि आपको दिख रहा है 1,36,800, वो आपने बाहर मेन आउटर कॉलम में ले लिया और HRA जो कि HRA आपको मिला था टोटल HRA, उसमें से वो 1,36,800 माइनस कर दिया, तो आपके पास 43,200 जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच गई माइनस करने के बाद, ये वाला HRA सैलरी में ऐड हो जाएगा। बस, मतलब वैसे अगर नई रिजीम की बात करोगे तो जो आपको 1,80,000 का HRA मिला है ना, वो सारा ही सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन ओल्ड रिजीम में ऐसा नहीं था, ऑप्शनल रिजीम में ऐसा नहीं था, उसमें ये एग्जेम्पशन ली जाती थी और इसका माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता था वो सैलरी में टैक्सेबल किया जाता था, वो सैलरी में ऐड किया जाता था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, और इसके बाद अब लास्ट हमारा टॉपिक था कि स्पेशल अलाउंसेस क्या थे। तो देखो इसको और इजी बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक टेबल बना दिया मैंने कि स्पेशल अलाउंसेस कौन कौन से थे, पुरानी रिजीम में कौन से थे और इस रिजीम में आपके पास कौन से हैं, यानी पुरानी रिजीम में उसका क्या रूल था और इस रिजीम में उसका क्या रूल है, यानी आज डिफ़ॉल्ट यानी नए रिजीम के हिसाब से क्या रूल चल रहा है और पुरानी रिजीम के हिसाब से क्या रूल था। सबसे पहले कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस में बोला जाता था कि जितना खर्च, मतलब जितना मैंने एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिया, उसमें से जितना उसने एज एन एक्सपेंस मीट आउट कर लिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना बैलेंस बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मैंने 10,000 दिया और मेरे एम्प्लॉय ने उसमें से 8,000 यूज़ कर लिया, तो जो 2,000 बच जाएगा वो सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। राइट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऊपर बात हो चुकी है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद डेली अलाउंस। अब डेली अलाउंस की बात करते हैं। अब ये ध्यान देना, ये यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिंपल ही बताया है, ब्लाइंड वाला या फिर डेफ वाला नहीं बताया, तो कंफ्यूज मत होना, अभी वो आएगा नीचे। फिर आता है डेली अलाउंस। अगर मैंने डेली का खर्चा भी किसी को दिया, सपोज मैंने एम्प्लॉय को 10,000 का खर्चा डेली का दिया, उसने उसमें से 9,000 इस्तेमाल कर लिया, तो 1,000 जो बच जाएगा वो सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, 9,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जितना दिया है उसमें से जितना यूज़ कर दोगे वो माफ़ हो जाएगा और जो बच जाएगा उसको आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा।
हेल्पर अलाउंस, अब ये भी वही नहीं, अब ये चेंज हो गया। पहले क्या होता था, इसका भी यही रूल होता था कि जितना दिया उसमें से जितना यूज़ कर दोगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और सपोज करो आपने 10,000 में से 10,000 यूज़ कर दिया तो भाई साहब कुछ भी नहीं टैक्सेबल होने वाला, फिर तो सारे ही एग्जेम्प्ट हो जाता। अगर 10,000 दिया है तो 10,000 आपने यूज़ कर दिया तो सारे एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होने वाला, जितना भी मैं आपको दूंगा ना वो सारा ही नए रिजीम के अनुसार क्या होने वाला है, फुली टैक्सेबल होने वाला है, हेल्पर अलाउंस। आगे देखिए रिसर्च अलाउंस। अब रिसर्च अलाउंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो भी पहले क्या होता था, जितना दिया उतना उसमें से जितना खर्चा कर दोगे माइनस हो जाएगा और बच गया टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब ये फुली टैक्सेबल है, यानी जितना भी मैं आपको रिसर्च अलाउंस दूंगा वो सारा ही टैक्सेबल है। ऐसे ही यूनिफॉर्म अलाउंस है, ऐसे ही चिल्ड्रन नहीं यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म का भी वही है। लेकिन चिल्ड्रन की बात करते हैं। आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले जब मैं अपने एम्प्लॉय को देता था ना, तो मैंने सपोज उसको 500 रुपये पर महीना दिया 2 बच्चों का। कितने बच्चों का? 2 बच्चों का। और उसको 2 बच्चों के लिए 200 रुपये पर महीने की एग्जामेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। तो इसका मतलब ये हुआ 500 में से 200 उसको एग्जाम्प्ट हो गए, 300 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12 जो बनेगा, जो भी फाइनल फिगर आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब उसको वैसे मैंने दिया 500 रुपये पर महीना 2 बच्चों का, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कितना हो गया? 200। तो जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नई रिजीम के हिसाब से ये जो मैंने 200 रुपये की एग्जेम्पशन आपको बताई है ना 2 बच्चों के लिए, ये नहीं मिलती। जितना भी मैंने आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया था 500 रुपये पर महीना, वो सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा, वो सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा। और सेम इन द केस ऑफ हॉस्टल अलाउंस, सेम इन द केस ऑफ हॉस्टल अलाउंस कि मैं आपको 300 रुपये देता, मतलब मैंने आपको सपोज 600 रुपये दिए 2 बच्चों के, उसमें से 300 रुपये की एग्जाम्पशन 2 बच्चों को अलाउड है। तो आपने 300 सॉरी एक बच्चे की कितनी है? 300 और 2 बच्चे की है 600। सपोज मैंने आपको 1,000 रुपये पर महीना दिया, सपोज मैंने एम्प्लॉय को 1,000 रुपये पर महीना दे दिया 2 बच्चों का, राइट। तो उसके लिए उसको 600 रुपये 2 बच्चों का क्या है, एग्जेम्प्ट किया जाएगा, 600 रुपीज़। और पहले ये होता था कि 1,000 में से 600 एग्जेम्प्ट हो गए, 400 रुपये टैक्सेबल होते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर मैंने 1,000 रुपये दिए तो 1,000 के 1,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दोनों रिजीम ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट कर दिया कंसेप्ट, पर फिर भी समझना तो पड़ेगा। आई होप आपको साथ साथ समझ आ भी रहा है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने बोला था ना ऊपर, लेकिन ये मतलब ये वही है, मतलब यहाँ पे रेजिडेंट टू प्लेस ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ही वही है। अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूँ तो ये वही मतलब है यहाँ पे, सेम वही मतलब है कि डेफ, ब्लाइंड, हैंडीकैप्ड, यानी ये नॉर्मल एम्प्लॉय से अलग वाला है। यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिख पाया मैं, सॉरी फॉर दैट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, PDF में आपको मिल जाएगा कि डेफ ब्लाइंड अगर कोई है एम्प्लॉय, अगर वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले रहा है, और ऑब्वियस ही बात है उसको सरकार ने एग्जेम्पशन दी है 3,200 पर मंथ, और ये पहले भी मिलती थी उसको ओल्ड रिजीम में और नई रिजीम में भी उसको मिलेगी। अब देखो मैंने सारे मेन अलाउंसेस आपको बता दिए। इसके अलावा ना आगे आपको बहुत सी लंबी लिस्ट मिलेगी। ये देखिए बहुत सी लंबी लिस्ट मिलेगी जो पहले टैक्सेबल होते थे और पहले एग्जेम्पशन आती थी, लेकिन अब वो एग्जेम्पशन नहीं है, अब वो फुली टैक्सेबल है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको PDFs मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए गए हैं साथ ही साथ। लेकिन पॉइंट ये कहता है कि जो मेन अलाउंसेस है उनको स्किप मत करिएगा जो मैंने बताए हैं। तो जितना मैंने बताया उतना ही अच्छे से करिएगा और बहुत अच्छे से आपको सैलरी के अलाउंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको अलाउंसेस का टॉपिक क्लियर हो गया है। विद HRA एग्जाम्पल भी आपको क्लैरिटी मिल गई है, और ये भी पता चल गया नया और ओल्ड रिजीम का कंसेप्ट क्या है और उसका अलाउंसेस में कैसा रोल हो रहा, उसका कैसा रोल है, राइट। तो जितना भी आपको मैंने समझाया आई होप आपको समझ आ गया है। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और शेयर जितना होता है उतना करिएगा।